हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो किसी भी टीचर के लिए और टीचर संबंधित एग्ज़ाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। ऐसा क्या कारण होता है कि बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, विद्यालय से भाग जाते हैं? तो इसके चार ऑप्शन है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन के रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवृत्ति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप भी अनुमान लगाइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय आवृत्ति। दोस्तों, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव ये तो होगा ही, लेकिन इसमें से बेस्ट इसका ऑप्शन बताना है आपको। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव यह भी होगा, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन बताना है। इसे नहीं होगा। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ये भी नहीं होगा। समस्या के प्रति शिक्षकों के प्रति शिक्षकों की निर्दय आवृत्ति, यानी कि जो भी समस्या होती है बच्चों के, कुछ समस्याएं होती है, या तो मानसिक होती है, या तो शारीरिक होती है, या पारिवारिक होती है, कुछ समस्याएं होती है, उसके प्रति शिक्षक जो है अपना आवृत्ति मतलब उसको सीरियस नहीं लेते हैं और उनको अच्छी तरह से उसको टीच नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से उनकी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। तो यह सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चौथा होगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय आवृत्ति, यानी कि समस्या को गहन अध्ययन न करते हुए वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके अभाव में बच्चे जो है उनके क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, वो जो है भाग जाते हैं क्लास से। या फिर ऐसा भी होता है, कोई टीचर जो है बच्चों को डरा धमका करके उनको पढ़ाने का प्रयास करता है, तो बच्चे डरा धमका करके नहीं पढ़ सकते, उनको बहुत प्यार से समझाया जाता है, तभी वह बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका होगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसे चार ऑप्शन बताइए। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक अपने ही सब कुछ करेगा श्रमिक की तरह, शिक्षक श्रम के महत्व व्याख्यान देगा यानी लेक्चर देगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान देना पड़ेगा, या फिर अगला क्वेश्चन है या अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, या फिर शिक्षक श्रम के महत्व व्याख्यान देगा, लेक्चर देगा, समय पर विद्यार्थियों को श्रम का अवसर देना पड़ेगा, या फिर ये। तो दोस्तों, इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है, शिक्षक अपने ही श्रम में रुचि दिखाएगा, यह नहीं हो सकता है। अगर हम शिक्षक होकर के खुद ही हम करेंगे तो वो तो चीज़ है, ठीक होता है कि हम जो है कोई भी चीज़ हम सिखा रहे हैं तो उसको अपने ऊपर लागू करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक श्रम के महत्व व्याख्यान देगा। तो व्याख्यान देने मात्र से बच्चों के अंदर श्रम की स्फूर्ति नहीं हो सकती है। श्रम के बारे में या फिर हार्डवर्क के बारे में वह अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर न दें। जब तक आप समय समय विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देंगे, तभी वह जो है आगे वो उसके अंदर विद्यार्थियों के अंदर श्रम की स्फूर्ति का विकास हो पाएगा। तो विद्यार्थियों में श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देंगे। उदाहरण देकर क्या करेंगे आप? उदाहरण तो देकर के अच्छी बातें हैं, उदाहरण देकर के आप उनके अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये। जैसे दशरथ मांझी जो है पहाड़ को तोड़ दिए, तो इस तरह से उदाहरण तो बहुत से महापुरुषों ने का देंगे, लेकिन मात्र उदाहरण दे करके हम उनके अंदर
विकास नहीं कर सकते हैं। जब तक उनको प्रैक्टिकली रूप से श्रम करने का अवसर नहीं देंगे तब तक उनमें अंदर विकास नहीं होगा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। समय से विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? जो मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या फिर नेक्स्ट है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र जो होता है वो बाल विकास किसके लिए होता है? बाल विकास बच्चों के विकास के लिए होता है। तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामर्थ्य क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना, यही हमारा ऑप्शन होगा। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। यह जो है यह तो होगा ही, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा यह हमको बताना है। सी टेट में या फिर यूपी टेट में इस सब के क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि लगता है कि चारों होगा सही, लेकिन उसमें से चारों में से बेस्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा यह होगा। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र जो है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना, यह हमारा ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का आवश्यक होता है प्राथमिक शिक्षक के लिए या फिर किसी भी शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ प्राथमिक शिक्षक के लिए बोला है। तो यह क्यों आवश्यक है देखना है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताना है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, यह तो होगा ही, लेकिन यह बेस्ट ऑप्शन नहीं है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति भी होगी जब हम बाल मनोविज्ञान से अगर हम बच्चों को रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत अगर हम पढ़ाते हैं, TLM बना कर पढ़ाते हैं, तो उनके परीक्षा के परिणाम में भी उन्नति होगी, लेकिन ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह भी होगा ऑप्शन, लेकिन हमारा बेस्ट ऑप्शन यह नहीं है। हमारा बेस्ट ऑप्शन है चौथा वाला, यानी कि हमारा यह तीनों ऑप्शन गलत होगा। चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है, डी। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। यह भी ऑप्शन सही होगा, बट इसमें से बेस्ट ऑप्शन हमको पता करना है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है चौथा नंबर ऑप्शन होगा, यह सब गलत होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में क्या चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको बताना है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बाल मनोविज्ञान की जानकारी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की आवश्यकता, तो या फिर उपयुक्त सभी। तो हमको बताना है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो दोस्तों इसमें से हमारा चारों ऑप्शन सही होगा, यानी कि बाल मनोविज्ञान भी हमारा सही है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, यानी कि उपयुक्त सभी। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी बाल मनोविज्ञान की भी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की आवश्यकता होती है। तो यानी कि यह जो है चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी चौथा नंबर ऑप्शन सही है हमारा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किस स्तर में बच्चे समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इसमें यानी कि ग्रुप में बच्चे रहना चाहते हैं या फिर अपने ग्रुप के बच्चों से ही हमेशा घुल मिल कर रहते हैं, तो यह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे हमेशा अपने कक्षा वर्ग, अपने क्लास, अपने एज के बच्चों के साथ हमेशा घुले मिले रहते हैं, हमेशा ग्रुप में रहना चाहते हैं? तो वह कौन सी अवस्था है? आपको बताना है चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। दोस्तों वह जो है हमारा अवस्था होता है किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था हमारा जो होगा वह 13 या 14 साल से स्टार्ट हो जाएगा और यह जो है 18-19 साल तक चलता है। तो इस समय में बच्चे जो है अपने आप को ग्रुप में रखना पसंद करते हैं। इस अवस्था में 13 से 18 साल की उम्र तक यह किशोरावस्था चलती है। तो यह जो है इस अवस्था में बच्चे अपने आप को ग्रुप में रह करके अपने ग्रुप के साथ लोगों के साथ रहना, चाहे वो क्लास का ग्रुप हो, चाहे वो अपने बाहर के दोस्तों का ग्रुप हो, इस तरह से किशोरावस्था में वह जो है अपने ग्रुप के बच्चों के साथ रहना और उनके साथ उनके समय स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो किशोरावस्था हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित कारण है? उचित कारण कौन सा देना उचित है, कारण कौन सा है? बालिकाओं को शिक्षा को महत्व देना या फिर महत्ता देना किस लिए उचित होता है? आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन हैं। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है यानी कम है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है यानी कि बालिकाओं और बालकों में विभेद किया जाता है, या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती या बुद्धिमान होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक यानी कम है, अतीत में बालकों के बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है यानी कि बालकों और बालिकाओं में अंतर किया जाता है। यह तो होता ही अंतर किया जाता है, लेकिन यह ऑप्शन नहीं होगा हमारा। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हैं। कोई भी सामाजिक नेतृत्व होता है तो उसमें बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। जैसे बोला जाता है कि एक अगर लड़का पढ़ता है तो समझा जाता है केवल एक ही लड़का पढ़ा, अगर एक लड़की पढ़ती है तो समझा जाता है पूरा परिवार पढ़ता है। क्योंकि लड़का तो अगर हो जाता है शादी, उसके बाद से वो कमाने चला जाता है, लेकिन लड़की जो होती है घर पे रहती है और अपने पूरे परिवार का देखभाल और पढ़ाना लिखाना सारा दायित्व तो जो है लड़की के ऊपर आता है। तो किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ होती है। तो जो भी सामाजिक परिवर्तन होता है अगर वह जड़ से बचपन से देखा जाए तो वहाँ पे बालिकाएं जो है हमारा परिवर्तन करने में समर्थ हैं, क्योंकि वह एक प्राथमिक शिक्षा जो देती है वो माँ ही देती है अपने बच्चों को, उसके बाद से स्कूली शिक्षा मिलती है। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही है, किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है। समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन पर। तो इसमें बताना है समन्वित शिक्षा यानी कोऑपरेटिव जो कोऑर्डिनेट एजुकेशन जो होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? तो समन्वित शिक्षा हमारा जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। हमारा पाठ्य पुस्तक किस प्रकार का है, किस प्रकार का ज्ञान हमारी पुस्तकों द्वारा मिल रहा है, तो उसकी उत्कृष्टता उसके अच्छेपन का पर यह निर्भर करता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। समुदाय के समर्थन पर तो होता ही है, लेकिन यह ऑप्शन सही नहीं होगा। शिक्षण एवं वस्तु की गुणवत्ता पर यह भी होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो यानी कि पाठ्य वस्तुओं की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा जो कोऑर्डिनेटिव एजुकेशन होता है वो पाठ्य वस्तुओं की उत्कृष्टता पर होता है, क्योंकि हमारी पाठ्य वस्तुएं जो पाठ्य पुस्तकें जो होती है वह हमारा
एक शिक्षक और छात्र के बीच एक मीडिएटर का काम करती है। जैसे एक शिक्षक और त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु होती है। तो पाठ्य पुस्तकें उत्कृष्ट होनी चाहिए, हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त ज्ञान का भंडार होना चाहिए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, कौन सा उपचार है? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है, आपको बताना है। कठोर परिश्रम का सुझाव देना, ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन करना, निजी शिक्षण का सुझाव देना या निदानात्मक शिक्षण। यानी कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा हो सकता है। अगर मान लीजिए उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कठोर परिश्रम का सुझाव दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। ग्रंथालय में निरीक्षण करने का भी उसको बोल सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरी में जाओ और उसको ये किताबें पढ़ो। लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन इसमें बताना है चारों में से। निजी शिक्षण का सुझाव भी दे सकते हैं, यानी कि ट्यूशन के अलावा खुद भी अपने पढ़ो, यह भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा बेस्ट ऑप्शन हमारा यह होगा, निदानात्मक शिक्षण। यानी कि यह हो सकता है कि उसको किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है, कहीं पे क्या दिक्कत हो रही है, वह जो है उसको जब तक उसका निदान नहीं करेंगे तब तक उसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो कठोर परिश्रम सुझाव तो देंगे ही, लेकिन यह ऑप्शन नहीं होगा। ग्रंथालय में निरीक्षण का अध्ययन भी देंगे, यह भी नहीं होगा। लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है, निजी शिक्षण का सुझाव भी दे सकते हैं, यही ट्यूशन ले लो या फिर खुद से पढ़ो, यह भी बोल सकते हैं। लेकिन उसको निदानात्मक शिक्षण जब तक नहीं देंगे तब तक उसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसे पॉइंट पे फंस जाता होगा जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता होगा क्या करें, आगे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उसको एक्चुअल में चीज़ें नहीं समझ में आती होगी। तो जब तक उसका निदान नहीं करेंगे तब तक उस समस्या से वो पार नहीं पा पाएगा। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे अनुप्रेरित कर सकते हैं आप, या अनुप्रेरित या अभिप्रेरित कैसे कर सकते हैं? पुरस्कार दे करके, सही मार्गदर्शन करा करके, या फिर उदाहरण दे करके, या फिर कक्षा में भाषण दे करके। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को जो अनुप्रेरित या अभिप्रेरित कर सकता है वह जो है पुरस्कार दे करके कर सकता है। सही मार्गदर्शन करा करके तो कर ही सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है पुरस्कार दे करके कर सकता है। क्योंकि जब भी हम बच्चों को पुरस्कार देते हैं या तारीफ करते हैं तो उससे क्या होता है कि वह उससे अभिप्रेरित होकर के और भी अच्छा करने का प्रयास करता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो वह जो है पुरस्कार दे करके, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो, वो उसको पुरस्कार के रूप में अगर देते हैं, पेन देते हैं पुरस्कार के रूप में, कॉपी दे देते हैं पुरस्कार के रूप में, तो वह जो है उससे अभिप्रेरित होकर के और भी अच्छा करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी टीचर संबंधित एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस तरह का वीडियो होना चाहिए या फिर ऐसी वीडियो को देखना चाहिए। तो जो भी ऐसे इस तरह के टेट, सुपर टेट या फिर रीट या फिर किसी भी टीचर के स्टेट या सी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है यह वीडियो उपलब्ध कराइए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।